बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात पुत्र, जल्दी से खाना खा ले, फिर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अगर देर से पहुंचा तो तेरी टीचर फिर मारेगी। पढ़ने से ज्यादा तो तेरा खेलकूद में ध्यान है। हर वक्त तो तू इस बिल्ली के साथ खेलता रहता है। न जाने कहां से उठाकर इसे ले आया है। सारी रात इसका रोना मुझे सोने नहीं देता। सात बोला, अम्मा, तुम्हें नहीं पता ये बिल्ली कितने काम की है। मैं चिढ़कर बोली, अच्छा अच्छा, इसकी जान छोड़ दे और इधर आकर मेरी बात सुन। मेरा नाम अक्सा है। मैं किला दीदार सिंह में अपने शौहर के साथ रिहाइश पजीर थी। चूंकि हमारी पसंद की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी जिंदगी में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मेरा शौहर फैक्ट्री में मजदूर था। एक रात जब वो फैक्ट्री से वापस घर लौट रहा था तो कुछ नामालूम अफराद ने उससे सब कुछ छीना और उसे मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। जब मेरे शौहर को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मैं अपने 6 माह की बेटी को लेकर जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि आपके शौहर आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे तो मेरे मायके वाले मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हारा निकाह दोबारा कर देंगे। आखिर कब तक इस बच्चे के सहारे यूं ही बैठी रहोगी। लेकिन मैं बिल्कुल भी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए मैंने अपना 3 मरले का घर फरोख्त कर दिया और कच्ची बस्ती में छोटा सा घर ले लिया जहां मैं अपने बेटी के साथ रहती थी। मैं अपने बेटी को हर खुशी देना चाहती थी। शुरू शुरू में तो मुझे अपनी बेटी की परवरिश करने में कोई मुश्किल पेश ना आई, क्योंकि मेरे पास कुछ अपनी जमा पूंजी थी और कुछ जो मकान में से बचत हुई थी वो मैंने संभाल कर रखी थी। 1 साल तक तो घर की दाल रोटी पूरी होती रही, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा था घर के हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे अपने बेटी की परवरिश करूं। साथ जो कि 5 साल का हो चुका था, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे जिद करने लगा था। वो ना समझ था, उसे कोई समझ नहीं थी कि मेरी माँ मेरी जिद कहाँ से पूरी करेगी। उसकी बहुत सी ख्वाहिशें थीं जो अधूरी रह गई थी। जब मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी न कर पाती तो मेरा दिल कट के रह जाता और मैं सोचती कि आज अगर साथ का बाप होता तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मेरा बच्चा किसी चीज़ से भी महरूम न रहता, लेकिन खुदा के आगे कौन अपनी मर्जी चला सकता है। शायद हमारी किस्मत में ये महरूमियाँ लिखी थी। एक दिन साथ भूख की वजह से बहुत रो रहा था, लेकिन घर में उसे देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। जब मुझसे साथ की हालत देखी न गई तो मैं उठी, चादर ओढ़ी और साथ वाली हमसाई के घर गई। मेरे हमसाए बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कुछ सालन और साथ कुछ रोटियां भी दी जो कि मैं घर ले आई। मैंने वो खाना खुद भी खाया और साथ को भी खिलाया। अभी मैं बर्तन समेट ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे साथ वाली हमसाई थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो मुझसे बोली, अक्सा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे ये भी पता है कि एक मर्द के बगैर अकेली औरत को घर चलाना कितना मुश्किल होता है, और फिर तुम पर तो तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भी है। मैं तुम्हारी हिम्मत और दलेरी को दाद देती हूँ कि तुम अकेली इस बच्चे की कफालत कर रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ जिससे तुम इज्जत की रोटी कमा कर खा सकोगी और अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश कर सकोगी। उसने बताया कि बस्ती से बाहर निकलकर एक बंगला है। उस बंगले की मालकिन बहुत नेक और अच्छी औरत है। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर काम कर सकती हो। मालकिन का शौहर मुल्क से बाहर रहता है। मालकिन बंगले में अकेली ही रहती हैं। मैं जल्दी से बोली, तो मुझे वहां ले चलो। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मुझे कहीं काम मिल जाए। मैं तो खुद काम की तलाश में हूँ। इस तरह मैं उस बंगले में काम करने लगी। मालकिन वाकई बहुत अच्छी थी। छुट्टी के वक्त वो मुझे जाते हुए मेरे और साथ के लिए खाना भी दे देती। बंगले में काम करने की वजह से मेरी आधी टेंशन तो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि महीने की तनख्वाह में हम दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। पहले महीने की तनख्वाह मिलने के बाद मैंने साथ को स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं सारा दिन बंगले में होती। साथ स्कूल से आने के बाद कभी खेल कूद में लग जाता तो कभी कभार वो बंगले में मेरे पास आ जाता। बंगला चूंकि बस्ती से काफ़ी दूर था, इसीलिए मैंने उसे मना किया था कि वो मेरे पास मत आया करे। एक दिन जब मैं काम से वापस आई तो मैंने देखा कि साथ के पास एक सफ़ेद और काले रंग की बिल्ली है जिसे वो अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार कर रहा था। बिल्ली भी साथ की गोद में बहुत खुश थी और बार बार अपनी दुम हिला रही थी। मैं बोली, साथ, तुम ये बिल्ली कहाँ से लेकर आए हो?
जहां से लेकर आए हो वहीं उसे छोड़ाओ। मेरे पूछने पर साद ने मुझे कुछ न बताया। वो बोला, माँ, तुम्हें तो पता है मुझे बिल्ली रखने का कितना शौक है, और फिर मेरे पास दूसरे खिलौने भी तो नहीं हैं जिनसे मैं खेल सकूं। तो मैं साद से बोली, अब तुम्हारी खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, 14 साल के होने वाले हो। साद नागवारी के तासुरात चेहरे पर लिए बोला, नहीं माँ, मैं इसे कहीं नहीं छोड़कर आऊंगा, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, इसके साथ खेला करूंगा। तुम खुद तो चली जाती हो, मैं सारा दिन घर पर अकेला होता हूं। मैं नोट कर रही थी कि जब से बिल्ली घर में आई है, साद सिर्फ मानो मानो ही करता रहता है। माँ की तो उसे कोई परवाह ही नहीं रही थी। एक दिन न जाने उसे क्या सूझी, उसने बिल्ली को दुल्हन बनाया और कमरे में बंद हो गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उस रात मैं सो न सकी, क्योंकि सारी रात मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ें आती रहीं, और आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि मुझे बिल्ली से वहशत होने लगी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इससे पहले कि मैं साद के कमरे में जाती, वो बिल्ली को अपनी गोद में उठाए बाहर आ गया। साद अपने से ज़्यादा उस बिल्ली का ख्याल रखता था। वो कभी भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। अब तो साद का ये रोज़ का मामूल हो चुका था। वो रोज़ाना बिल्ली को दुल्हन बनाता और अपने कमरे में बंद हो जाता, और फिर वही खौफनाक आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता। एक रात जब बिल्ली के रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगीं, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से साद के कमरे का दरवाज़ा बजाया। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद साद ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि बिल्ली के रोने की आवाज़ भी बंद हो गई। मैं साद से बोली, ये बिल्ली इतना रो क्यों रही है? सारा दिन मैं काम से थकी हारी घर आती हूँ, तो रात को इसकी खौफनाक आवाज़ें मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देती। और तुमने ये दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम क्या कर रहे थे? तो एकदम से साद के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो बोला, माँ कुछ नहीं, मैंने क्या करना है, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो बिल्ली जहां खड़ी हुई थी उसके गिर्द एक पेंसिल से दायरा लगा हुआ था। जब मेरी नज़र बिल्ली पर पड़ी तो उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अभी उनसे खून टपकेगा। ये देखने के बाद मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा, बेटा तुम आओ, मेरे साथ सो जाओ, मुझे इस बिल्ली से बहुत खौफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर किसी जिन्नात का साया है। तो साद हंसते हुए बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा में ही परेशान हो रही हैं। जाएं आप जाकर आराम करें, मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगा। ना चाहते हुए भी मैं साद के कमरे से वापस आ गई। पता नहीं मेरे दिल को क्यों इतनी बेचैनी सी लगी हुई थी, ऐसे कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, कोई अनहोनी है जो होने वाली है। खैर, मैं अपने कमरे में आई और आकर सो गई। साद, आज मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गई हूँ। आज बंगले में मालकिन के कुछ मेहमान आने वाले हैं। मालकिन ने मुझे कहा था कि जल्दी आ जाना, और मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गई हूँ। ये पूरा पराठा खत्म करो, तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते? तो वो बोला, अम्मा, जो खाना आप दोपहर के लिए बनाकर जाती हैं मैं वो खा लेता हूँ, और कैसे खाऊं? एक दिन मैं बंगले से जल्दी घर लौट रही थी। मैं तेजी से कदम उठाती हुई घर के जाने पड़ रही थी कि मेरी नज़र साद पर पड़ी। मैं सोचने लगी कि साद यहाँ क्या कर रहा है। जब साद ने मुझे देखा तो वो एकदम से घबरा गया था। मैं गुस्से में साद से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वीराने में, इस सुनसान जगह में इस वक्त तुम्हारा क्या काम है? अभी मैं साद से ये बातें कर ही रही थी कि थोड़े फासले पर मैंने बिल्ली को आते हुए देखा। बिल्ली का मुंह खून से लहूलुहान था। मैंने खौफ के मारे साद को जोर से अपने बाजुओं में जकड़ लिया और बोली, चलो साद, जल्दी से घर चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, और आज के बाद मैं तुम्हें इस जगह पर ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और साद घर के जाने बढ़े तो बिल्ली भी हमारे पीछे पीछे ही चल दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्ली मुझे मुंह चढ़ा रही हो। मैं साद से बोली, साद, अब बस बहुत हो गया, बहुत मनवा ली तुमने अपनी जिदें। मैं इस बिल्ली को हरगिज़ घर में नहीं रखूंगी। देखो तो कैसी हौलनाक शक्ल है इसकी, इसमें कोई बिल्लियों वाली बात ही नहीं है। और तुम मुझे बताओ, तुम इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे, और बिल्ली ने ऐसा क्या खाया था कि इसका मुंह लहूलुहान था? तो साद अनजान बनते हुए बोला, पता नहीं अम्मा, मैं तो बिल्ली को ढूंढते ढूंढते वहां पर चला गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो बिल्ली झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। अब मुझे क्या पता कि इसने क्या खाया है। साद मेरे मना करने के बावजूद भी बिल्ली को अपने साथ ही घर ले आया। शाम को मैंने साद को किसी काम से बाहर भेजा। मैं मौके की तलाश में थी कि साद अगर आगे पीछे हो तो मैं बिल्ली को घर से निकाल दूंगी। मैंने ऐसा ही किया। जब साद घर आया तो मैं हैरान थी
कि उसने मुझसे बिल्ली का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बड़े इत्मीनान से उसने स्कूल का सारा काम किया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। मैंने भी सुख का सांस लिया कि बिल्ली से जान छूटी। ऐसा नहीं था कि मुझे जानवरों से नफरत थी, मगर जब बिल्ली रात को रोती तो मुझे खौफ में मुब्तला कर देती थी, और फिर खौफ इस कदर होता कि मैं रात को ठीक तरह से सो भी नहीं पाती थी। मैं शुक्र अदा करती हुई कि बिल्ली से जान छूटी अपने कमरे में चली गई कि आज तो सुकून की नींद सोऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सारे के सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। अभी रात का कुछ पहर ही गुजरा था कि फिर से मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं अपने कानों पर हाथ रखती हुई बोली, पता नहीं ये मनहूस फिर कहाँ से आ गई है। बिल्ली की आवाज़ के खौफ से मुझे अंधेरे से भी वहशत हो रही थी। मैं एकदम से अपनी चारपाई से उठी और साथ के कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही है। मुझे ये देखकर हैरत हुई, क्योंकि शुरू से ही साथ को जलती हुई लाइट में नींद नहीं आती थी। मैं दरवाजे के पास गई तो मुझे साथ के बोलने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। हमारे घर में मेरे और साथ के अलावा कोई तीसरा नहीं था जिसके साथ साथ बातें करता। जब मैंने उसकी आवाज़ पर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ पढ़ रहा है, मगर क्या, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली के रोने की आवाज़ ऐसी ही थी जैसे कि कुछ देर पहले आ रही थी। मैं खड़ी इसी कश्मकश में थी कि कैसे पता लगाऊं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं चुप कर पता करना चाहती थी कि आखिर साथ करता क्या है। रोज़ वो बिल्ली को दुल्हन बनाकर अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद बिल्ली के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहता है। मैंने खिड़की से भी झांका, मगर मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बिल्ली की आवाज़ें मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा था कि जैसे वो बहुत दर्द और तकलीफ के कर्ब से गुजर रही हो और कोई उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा हो। पहले पहल तो बिल्ली की रोने की आवाज़ मुसलसल आती थी, मगर रात के आखिरी पहर ये आवाज़ें वक्फे वक्फे के बाद सुबह तक आनी बिल्कुल बंद हो जाती थी। ऐसे कि जैसे मरीज बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और दवाई देने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिल जाता हो। अगली सुबह मैंने साथ से बोला, तुम फिर बिल्ली को घर ले आए? मैंने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्यों अपनी माँ को टेंशन दे रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मुझे बिल्ली की आवाज़ कितनी नागवार गुजरती है। खौफ और दहशत के मारे मैं सारी रात सो नहीं पाती, और तुम हो कि फिर से उसे उठाकर घर ले आए हो। और ये रात को तुम क्या बोल रहे थे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम कोई मंत्र पढ़ रहे हो, और इस मंत्र की वजह से बिल्ली की आवाज़ इस कदर हौलनाक निकल रही है। क्या तुम बिल्ली पर कोई जुल्म करते हो या फिर इसे मारते हो जो ये इस कदर रोती है? साथ तो साफ मुकर गया। वो बोला, मैं तो रात को बहुत जल्दी सो गया था। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मैंने तो कभी भी बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं सुनी। और मैं हैरत से साथ के मुंह की तरफ देखने लगी, जो मुझे ही झूठा बना रहा था। खैर, मैंने भी फैसला कर लिया था कि एक ना एक दिन मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। साथ के स्कूल चले जाने के बाद मैंने साथ के कमरे की सफाई की तो मुझे तकिए के नीचे से सुर्ख रंग के कुछ धागे और सूखी हुई हड्डियां मिली। धागों पर थोड़े थोड़े फासले पर गिरह लगाई गई थी। मैं वो धागा और हड्डियां हाथ में पकड़े हुए सोच रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। ये सूखी हुई हड्डियां कहाँ से आईं, जबकि मुझे तो गोश्त बनाए हुए भी काफ़ी महीने गुजर चुके थे। अभी मैं हाथ में हड्डियां और धागा लिए खड़ी थी कि बिल्ली एकदम से फर्श से उठी और मेरी जानिब बढ़ने लगी। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी मुझ पर हमला कर देगी। मैंने जल्दी से वो हड्डियां और धागा वहीं फेंका और कमरे से बाहर भागी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। मेरी नज़रें साथ के कमरे के दरवाजे की तरफ ही थी कि कहीं बिल्ली बाहर आकर मुझ पर झपट ही न पड़े। मैं डरी और सहमी हुई एक कोने में लगकर बैठी हुई थी। इतने में साथ स्कूल से आया। वो मुझे देखकर घबरा गया और बोला, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैंने साथ को अपने साथ लगाया और रोने लगी। साथ, वो बिल्ली मुझे मार देगी। वो बिल्ली नहीं है, बल्कि बिल्ली की शक्ल में कुछ और ही है। मेरा इतना ही कहना था कि साथ उठकर कमरे में चला गया। एक दिन मैं काम से फारिग होकर घर आ रही थी। रास्ते में मुझे साइकिल पर एक आदमी घड़ियां बेचता हुआ नजर आया। मैंने साथ के लिए घड़ी खरीदी क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से मुझसे घड़ी की जिद कर रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। घर आकर मैंने साथ को आवाज़ लगाई। जब वो मेरे पास आया तो मैं उससे बोली, साथ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। वो बोला, माँ, क्या लेकर आई हो? मैंने कहा, अपना बाजू मेरे सामने करो, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पहनाती हूँ। जब उसने हाथ आगे किया और मैंने उसका बाजू देखा
तो मेरे तो होश ही उड़ गए। साद पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। मुझे लगा कि शायद ना खाने की वजह से साद इतना कमज़ोर हो गया है। जैसे जैसे साद कमज़ोर होता जा रहा था, वैसे वैसे बिल्ली मोटी ताज़ी होती जा रही थी। एक दिन तहज्जुद से कुछ देर पहले मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। बिल्ली की आवाज़ पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उस दिन तो आवाज़ कान के पर्दों को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली की जान पर बहुत जुल्म किया जा रहा हो और वो तकलीफ और कर्ब से चिल्ला रही हो। मैं लेटी रही, क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल था। मुझे लगा कि शायद बिल्ली भूख की वजह से चिल्ला रही है। बिल्ली के रोने की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं एकदम से चारपाई से उठी और साद के कमरे की तरफ चल दी। पहले की तरह आज भी साद के कमरे से कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें गौर से सुनने के बाद भी मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। मैं खिड़की की तरफ गई और बहुत कोशिशों के बाद मुझे खिड़की से झांकने के लिए थोड़ी सी जगह मिली, लेकिन उस जगह से अंदर का मंजर नजर नहीं आ रहा था। उस रात के बारे में मैंने साद से कोई बात न की, क्योंकि अगर मैं उससे बात करती भी तो उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। एक दिन सुबह सुबह साद बोला, माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं बोली, क्यों बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो बोला, माँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आज घर पर कुछ ज़रूरी काम है जो मुझे आज निपटाना होगा, वरना उसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं बोली, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं खुद ही कर दूंगी। वो बोला, नहीं माँ, वो काम तुम्हारे करने वाला नहीं है। मैं ही करता आ रहा हूँ और मुझे ही करना होगा। अब तो मुझे साद की फिक्र होने लगी थी। खैर, मैं अपने काम पर चली गई। शाम को जब वापस आई तो साद बिल्ली को साथ लिए कमरे में बंद था और ऊंची आवाज से कुछ पढ़ रहा था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और अंदर कमरे में झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। साद ने 2 दायरे बनाए हुए थे। एक दायरे में वो खुद बैठा था, दूसरे में उसने बिल्ली को एक रस्सी से बांध कर बिठाया हुआ था और पता नहीं वो क्या क्या मंत्र पढ़ रहा था, जिनकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस दिन भी बिल्ली का मुंह खून से लहूलुहान था। मैं एकदम से आगे बढ़ी और साद को दायरे से बाहर निकाला। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोली, ये क्या अहमकाना हरकत है साद? मेरे ऐसा करने पर तैश में आकर साद मुझसे बोला, माँ, ये तुमने क्या कर दिया? आज मेरा अमल मुकम्मल होने वाला था, तुमने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। तुम्हें नहीं पता इस दिन के लिए मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। मैं साद की बातें सुन रही थी और हैरत में मुब्तला हो रही थी कि अभी इसकी उम्र ही क्या है और ये क्या काम करता फिर रहा है। वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। मैं साद के कमरे में गई। डरते हुए मैंने बिल्ली को रस्सी से आज़ाद किया तो वो दुम हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मुझे साद घर से बाहर जाते हुए दिखाई दिया। मुझे वहम होने लगा कि पता नहीं ये इस वक्त इतनी सुबह कहाँ जा रहा है। मैं जल्दी से उठी, पाँव में चप्पल पहनी और बड़ी सी चादर ओढ़ने के बाद साद का पीछा करने के लिए घर से निकल पड़ी कि आखिर वो जा किधर रहा है। चलते चलते साद गली क्रॉस करने के बाद झाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई उसके पीछे चल रही थी। साद जहां जाकर रुका वो जगह बहुत सुनसान थी। साद एक जगह रुका और इधर उधर देखने लगा, जैसे वो किसी की तलाश में हो। मैं झाड़ियों के पीछे छुपी साद को देख रही थी कि आखिर वो किसकी तलाश में है। काफी देर वहां खड़े रहने के बाद जब वहां कोई ना आया तो साद घर वापस आ गया। मैंने साद से पूछा, साद बेटा, तुम कहाँ गए थे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम किसी की तलाश में हो। तो वो बोला, क्यों, मुझे किसकी तलाश होगी? मैंने कहा, अगर तुम्हें किसी की तलाश नहीं तो तुम उस वीराने में झाड़ियों के पास क्या लेने के लिए गए थे? साद बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं झाड़ियों के पास गया था? मैं बोली, तुम्हारा पीछा करते हुए मैं वहां तक पहुंच गई थी और मुझे वो तुम्हारी बिल्ली नजर नहीं आ रही। कहीं तुम उसको ढूंढने तो वहां पर नहीं गए थे? बिल्ली का नाम सुनकर साद थर थर कांपने लगा। खौफ के मारे साद के पसीने छूट रहे थे। वो रोते हुए बोला, माँ, अब वो बिल्ली कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस आदमी ने बहुत बेदर्दी से उसे मार दिया। मैं बोली, साद, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो साद बोला, माँ, एक दिन जब आप काम पर गई थी तो मुझे एक आदमी मिला था। उसने मुझे प्यार किया और अपने पास बिठा लिया। वो मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछने लगा तो मैंने उसे बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हों जिनसे मैं जी भर कर खेलूं। एक बहुत खूबसूरत सा घर हो जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहूं। मैं गुर्बत की ज़िंदगी से निकलना चाहता हूं। तो वो मुझसे बोला, इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकलना भी तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी।
क्योंकि मैंने शुरू से ही गुर्बत देखी थी, इसीलिए मैं लालच में आ गया। वो आदमी मुझसे जो कहता गया मैं वो करता गया। हर दूसरे तीसरे दिन मैं उससे मिला करता था। आज भी मैं बिल्ली की तलाश में नहीं बल्कि उस आदमी की तलाश में गया था। असल में वो आदमी एक आमिल था। उसने मुझे कुछ मंत्र बताए और वो बिल्ली दी। मैं वो मंत्र पढ़कर बिल्ली पर फूंकता। जो जो मैं वो मंत्र पढ़ता तो बिल्ली की भयानक आवाज में इजाफा होता जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मंत्र पढ़ने से बिल्ली किसी बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। फिर मैं बिल्ली की तकलीफ को नजरअंदाज करता हुआ आमिल के बताए हुए मंत्र पढ़ा करता था। जिस दिन अमल पूरा होना था उस दिन आप कमरे में आ गई और अमल मुकम्मल ना हो पाया। मैं गुस्से में घर से निकला और उस वीराने में आमिल के पास चला गया। जाते ही आमिल ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अमल मुकम्मल कर लिया। मैंने हाँ में सर हिलाया तो आमिल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो हंस क्यों रहा है। आमिल मुझसे बोला, अब तुम घर जा सकते हो, मेरा अमल मुकम्मल हो चुका है। तुम्हारे पास जो टाइम बचा है जाकर अपनी माँ के साथ गुजारो, क्योंकि जैसे ही उस बिल्ली की जिंदगी तमाम होगी वैसे ही तुम भी इस दुनिया से चल बसोगे। ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया। आमिल की बातें सुनने के बाद मैं तो जैसे पत्थर का हो गया। कुछ देर के बाद आमिल ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं वहीं पर बुत बना खड़ा रहा। वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़े जा रहा था। कुछ देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो गुस्से की वजह से लाल थी, जिनको देखकर मुझे आमिल से खौफ आने लगा। वो आमिल गुस्से से धाड़ा, तुम तो कह रहे थे कि अमल मुकम्मल हो गया है। अगर तुमने अमल मुकम्मल किया होता तो आज इस बिल्ली के साथ तुम अभी यहां जिंदा न खड़े होते। इससे पहले कि वो आमिल मुझ पर कोई अमल करता मैंने जल्दी से जो आयत मुझे याद थी वो पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और घर की तरफ दौड़ लगा दी। माँ, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी। मैं खुद को मलामत कर रहा था कि मैंने क्यों आपसे ये सब कुछ छुपाया। अगर उस दिन तुमने वो अमल ना रोका होता तो शायद आज मैं तुम्हारे पास ना होता। मैंने साथ को अपने सीने से लगा लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने वक्त पर पहुंचकर अपने बेटे की जान बचा ली, वरना पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। उस वाक़े के बाद मैंने कभी भी साथ को कहीं भी अकेला नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग और आमिल हैं जो अपने मफाद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे आमिलों से बचकर ही रहने में हमारी भलाई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।